हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए हर एक चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो भी ध्यान से आप लोगों ने सुनना है और अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने पूरी करनी है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अभी हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, इसमें से आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को याद ज़रूर कर लेना है, इनको बिल्कुल नहीं स्किप करना। तो सबसे पहले आता है अभी इसमें से कूलम्स लॉ एंड उसकी वेक्टर फॉर्म। फिर आती हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। फिर आता है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर स्टार लगा होगा अभी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर आएगा अभी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। फिर भी गोस थ्योरम है और उसकी सभी एप्लीकेशंस आप लोगों ने ज़रूर प्रूफ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर प्लेन शीट और स्फेरिकल शेल, तीनों की ही डेरिवेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं भी वो गोस थ्योरम के ऊपर बेस्ड काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। फिर आता है अभी फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी मल्टीपल चार्जेस। अगर हमारे पास मोर देन 2 चार्जेस हों तो हम लोगों ने टोटल फोर्स या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट को कैसे सोल्व करना है, ये आपका, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है उसको डिफाइन करना है। इन दोनों पर भी न्यूमेरिकल आते हैं अभी, ठीक है ना, 2 मार्क्स में इन पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फिर आता है अभी पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ द चार्जेस। अगर हमारे पास मोर देन 2 चार्जेस हों तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, सिंपल आप लोगों ने रीड कर लेना है। फिर आती है अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है ना, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्लस इनकी डेरिवेशन दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो हम E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर को प्रूफ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर क्या होता है। फिर आता है अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम लोग C की वैल्यू सोल्व करते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज पैरेलल में, इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आ सकता है अभी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, स्लैब रख देते हैं, उसकी आप लोगों ने जो डेरिवेशन करनी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी ऑफ दी कैपेसिटर्स जब हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होती है, कॉमन पोटेंशियल क्या रहता है, इन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जा सकती है। ठीक है अभी, तो ये जो हमारे पहले 2 चैप्टर हैं अभी, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप लोगों ने भी ज़रूर करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये सब कुछ डिफ़िकल्ट फील हो रहा है तो एटलीस्ट जिन पर स्टार बना है और जिनमें से न्यूमेरिकल आ सकता है वो वाले टॉपिक्स को आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है अभी, ठीक है। इसके बाद आता है अभी हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज़ दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप लोगों ने एक्सप्रेशन सोल्व करना है, मोबिलिटी क्या होती है और उसके, ठीक है, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वो भी आपको आते हों। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन सोल्व करना है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी हम लोग इन्हीं फॉर्मूला से ही आगे सोल्व कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी क्या है और इसका रिलेशन विद द कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों टॉपिक्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी भी इसमें छोटी छोटी आपको डेरिवेशंस मिलने वाली हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। डिपेंडेंस ऑफ दी रेजिस्टेंस ऑन दी टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी चेंज होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पर बेस्ड आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड दी टर्मिनल पोटेंशियल, ये सारा भी आप लोगों का एक ही टॉपिक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का एक छोटा सा एक्सप्रेशन है और इन पर बेस्ड भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है और इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ दी सेल्स, आपने सेल्स को सीरीज पैरेलल में कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है ना, कंबाइन करना है, ये भी टॉपिक में से आप लोगों को डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आ सकता है।
फिर आते हैं अभी हमारे किरचॉफ्स के लॉ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता ही आता है अभी, हर बार आपने इसको ज़रूर सीख लेना है और इसको यूज़ कर कर आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। तो ये आपका भी थर्ड यूनिट है, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का ईजी यूनिट है वो आप लोगों का, ठीक है, थर्ड चैप्टर बन जाता है। फिर आता है अभी हमारा फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड वाला। इसमें सबसे पहले बायो सेवरेट्स लॉ है जिसको यूज़ कर कर हम आगे के सभी प्रूफ सोल्व करते हैं। अब इसको यूज़ करके आप लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल सोल्व कर सकते हैं, एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी। अब इसके ऊपर अलग अलग आपको छोटे छोटे केस बना दिए जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। इनके आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है क्योंकि इन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। फिर आता है अभी एम्पियर सर्कुलर लॉ की, जस्ट आप लोगों ने स्टेटमेंट रीड आउट कर लेनी है और इसका छोटा सा प्रूफ होता है अभी, उसको भी ज़रूर आप लोगों ने साथ में ही सोल्व कर लेना है। फिर आता है अभी मैग्नेटिक फील्ड नियर इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर सोल्व करनी होती है अभी बाय यूजिंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सोलेनोइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड सोल्व करनी है। लोरेंट्स फोर्स क्या होती है जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, उस पर कौन सी फोर्स लगती है। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल और इसकी डेरिवेशन सब कुछ इसका इंपॉर्टेंट है अभी, कैसे एक चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, इस पर बेस्ड इन न्यूमेरिकल भी और इसकी डेरिवेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर ईच अदर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये दोनों इसमें दो केस आते हैं अभी, करंट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन और करंट इन दी सेम डायरेक्शन, इस पर बेस्ड इन न्यूमेरिकल एंड इसकी डेरिवेशन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। तो ये सभी टॉपिक्स आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। फिर इसी में से है भी टॉर्क ऑन दी करंट कैरिंग लूप, जिसको आगे आप लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि किसी करंट कैरिंग लूप पर कितनी टॉर्क लगती है, इस पर बेस्ड ही आप लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सोल्व कर लेते हैं और इसको यूज़ करके आप लोग एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। इनके एक्सप्रेशन तो छोटे छोटे हैं बट इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर पूछे जा सकते हैं। क्लियर है अभी। फिर आता है अभी हमारा चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर जो हमारा है अभी 5th, वो हमारा यहाँ पर है, पहले इसको देखते हैं। 5th चैप्टर में से भी ज़्यादा पार्ट आप लोगों का, ठीक है, थ्योरी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ छोटे मोटे एक्सप्रेशंस भी साथ में मिल जाएंगे। टॉर्क ऑन दी मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सोल्विंग की है वैसे ही सेम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए सभी आर्टिकल होते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल पर कितनी टॉर्क लगती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी लूप में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है वो भी सोल्व आउट कर लेनी है। गोज लाइन मैग्नेटिज्म की जस्ट आप लोगों ने स्टेटमेंट देखनी है अभी। फिर ये सभी आप लोगों की भी रीडिंग वाला पार्ट है, ठीक है ना, थ्योरी पार्ट है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ दी मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, ये सब छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको ज़रूर रीड करना, इनके फॉर्मूले ज़रूर आप लोगों ने याद रख लेने हैं। अब इनके ही साथ आप लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करना है, उनमें से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी एग्जांपल्स भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। फिर आता है अभी इसमें हिस्ट्रेसिस और रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है अभी, ये आप लोगों का मोस्टली भी यहाँ पर थ्योरी पार्ट बन जाता है। अब आते हैं भी हम लोग चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इसमें क्या क्या है अभी हमारे पास, फेरेडेज लॉ और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है वो सब कुछ आपका एक्सप्लेन हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है जो हमारा फेरेडे लॉ का बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। फिर आता है अभी इसमें लेंज लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड आपको एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम दी जाती है कि नॉर्थ पोल आएगा या साउथ पोल आएगा, कौन सा पोल बनेगा, वो आप लोग इसको यूज़ कर कर, ठीक है ना, देख सकते हैं। उनके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। मोशनल ईएमएफ के, ठीक है ना, सभी केसेस को आप लोगों ने ज़रूर सोल्व आउट कर लेना है, ठीक है। छोटे छोटे प्रूफ होते हैं इनके बट इनमें से भी प्रॉब्लम ज़रूर पूछी जाती है। सेल्फ इंडक्टेंस बिटवीन ऑफ द सोलेनोइड क्या होती है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दी कॉइल्स, इसका एक्सप्रेशन होता है अभी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है अभी एसी जनरेटर, ठीक है ना, कम्प्लीटली आप लोगों ने ये मोस्टली, ठीक है, इसमें थ्योरी पार्ट है और इसका फॉर्मूला आप लोगों को एक, ठीक है, छोटा सा बीच में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। इसको अच्छे से आप लोगों ने रीड आउट ज़रूर कर लेना है कि जो यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, किस पोजीशन पर होती है, वो सब कुछ आप लोगों ने ज़रूर यहाँ से रीड आउट कर लेना है। फिर आती है अभी एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इसका जस्ट आप लोगों ने एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6। अब आते हैं अभी चैप्टर नंबर 7 जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको अच्छे स्कोर करने में एग्ज़ाम में ज़रूर भी आपके काम आएगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट आर्टिकल्स आपको पेपर में मिल जाते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं भी इसमें? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी करंट, ये दोनों के अलग अलग, ठीक है, प्रूफ होते हैं। वैसे तो प्रूफ हो जाएंगे सोल्व, इन केस आपको प्रूफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं तो आप इनके एटलीस्ट फॉर्मूले ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। फिर आता है अभी एसी सर्किट कंटेनिंग द प्योर रेजिस्टेंस ओनली, प्योर इंडक्टर ओनली और प्योर कैपेसिटर ओनली, इन सभी के अलग अलग आप लोगों ने एक्सप्रेशन सोल्व करने हैं। इनके ग्राफ जो भी आएंगे वो भी अच्छे से सोल्व करने हैं और इनके फेज एंगल वगैरह भी क्या बनते हैं वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। और इनमें आपको रेक्टेंस आएगी, इंडक्टिव रेक्टेंस और कैपेसिटिव रेक्टेंस, एक्स सी एंड एक्स एल, इन दोनों के फ्रीक्वेंसी के साथ भी ग्राफ सोल्व होते हैं, वो भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं, वो भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं। क्लियर है? फिर आता है अभी एसी थ्रू दी LCR, ठीक है, सीरीज LCR सर्किट, मतलब इन सभी को ज्वाइन कर देते हैं एंड इसकी सोल्व होती है अभी यहाँ पर, दैट इज दी इम्पीडेंस। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रख लेना। अब LCR के साथ ही आपको कई बार क्या करते हैं अभी, ओनली CR, ओनली LR, ऐसे अलग अलग ऑप्शन बनाकर दे दिए जाते हैं, तो वो सभी फॉर्मूले आप लोग LCR में से ही सोल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें रेजोनेंस हो जाती है अभी, रेजोनेंस इन दी सीरीज LCR सर्किट एंड इट्स क्यू फैक्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक, ठीक है ना, ग्राफ होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपको, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आप लोगों को भी यहाँ पर सीरीज LCR और रेजोनेंस जो हमारी फ्रीक्वेंसी वगैरह बनती है उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं अभी, पावर इन दी एसी सर्किट, एवरेज पावर का एक्सप्रेशन होता है पूरा। अगर उसका प्रूफ आपसे ना याद हो पाए, एटलीस्ट उसके आंसर और उसके जितने भी स्पेशल आगे उन्होंने केस बनाए हैं कि ओनली आर, ओनली सी, ओनली एल और LCR, सभी में उन्होंने पावर को सोल्व किया होता है, अलग अलग केस बनाए होते हैं, उनके आंसर आप लोगों ने ज़रूर याद रख लेने हैं, ठीक है। फिर आता है अभी इसमें पावर फैक्टर क्या होता है और वाटलेस करंट क्या होता है, और लास्ट में आएगा अभी आपका ट्रांसफॉर्मर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा भी सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कुछ खास डिफिकल्ट इसमें एक्सप्रेशन वगैरह है नहीं। ट्रांसफॉर्मर के अंडर जो कुछ भी है अभी सभी कुछ आप लोगों ने रीड करना है कि एनर्जी के लॉस को हम लोग कैसे रोकते हैं, कौन कौन से एनर्जी लॉसेज होते हैं, वो सब कुछ आप लोगों ने अच्छे से इसमें से याद रख लेना है, ठीक है भाई। फिर आती है अभी हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है अभी EM वेव्स वाला, वो आप लोगों ने भी कंप्लीट करना है, वो ऑलरेडी काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो उसमें से जो कुछ भी है अभी वो सब कुछ आप लोगों ने ज़रूर याद रख लेना है, इसलिए मैंने उसके टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं, वो आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर कर लेना है, ठीक है, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, करंट और बाकी सभी EM वेव्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है, याद रखनी होती हैं, वो आप लोगों ने कम्प्लीटली चैप्टर को ज़रूर करना है। तो आगे आते हैं अभी ऑप्टिक्स के बारे में। अब देखो भी ऑप्टिक्स के आप लोगों को याद होगा भी दो पार्ट हैं, सबसे पहला है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप लोग मिरर फार्मूला का, ठीक है ना, प्रूफ सोल्व कर लो। आप लोगों को डिफरेंट केस दिए जा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और इमेज यहाँ बनती है, वो डायग्राम बनाकर इसका प्रूफ करो। तो आप लोगों ने एक दो केस इसके ज़रूर सोल्व कर लेना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर जो भी केस आपको एग्ज़ाम में आएगा वो आप बनाकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भी। फिर आता है अभी इसमें क्रिटिकल एंगल एंड दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या क्या हमें कंडीशन चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, ऑप्टिकल, ठीक है ना, फाइबर में इसकी एप्लीकेशन है वो काफ़ी, ठीक है ना, इसमें इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। सब कुछ रीड आउट ज़रूर कर लेना, भी कुछ भी मत छोड़ना इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ दी, ठीक है, फॉर्मूला होते हैं, जैसे
एक ठीक है स्पीड वाला फार्मूला होता है, साइन आई बाय साइन आर का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू होता है 1। इन सभी को आपस में कैसे आप लोग रिलेट करके यूज़ करते हैं, इन पर बेस्ड आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम दी जा सकती है। ठीक है अभी फिर आते हैं अभी हमारे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज होते हैं, कनकेव कन्वेक्स ऑब्जेक्ट को हमने ठीक है ना रेडर मीडियम में रखा, डेंसर में रखा, वो सभी आपके टोटल 4 केस बनते हैं। सभी की एक बार प्रैक्टिस करना भी एक जैसी ही सोल्विंग है, एक दो अगर आप लोगों ने सोल्व कर लिए तो बाकी के भी आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इनको यूज़ करके हम लोग आगे लेंस मेकर फार्मूला का प्रूफ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फार्मूला भी याद रखना है और इसकी पूरी आप लोगों ने डेरिवेशन भी याद रखनी है, डायग्राम भी अच्छे से याद रखनी है। तो इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं अभी कई बार। तो इसके बाद आता है भी हमारे पास पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना, वैसे रीड आउट कर लो, सिंपल है। इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, बट आप लोगों ने अगर फोकल लेंथ सोल्व कर ली तो पावर ऑफ लेंस तो फिर ईजिली हो ही जाएगी। फिर आते हैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ दी लेंसेज, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं अभी। ये आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जब हम लोग 2 या मोर देन 2 लेंसेज को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या उसमें यू बनेगा, वी बनेगा, एफ बनेगा, वो सब कुछ हमने यहाँ पर सोल्व करना होता है। ठीक है अभी फिर आता है अभी हमारे पास प्रिज्म वाला पार्ट, जिसमें से एक ये एक्सप्रेशन आ जाता है ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस सी। फिर आ जाता है अभी इसमें प्रिज्म फार्मूला, ये दोनों एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको यूज़ करके आगे आप लोग मिनिमम एंगल ऑफ द डेविएशन के बारे में सोल्विंग करते हैं, और इसका एक छोटा सा ठीक है ना ग्राफ बनता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला ये भी बनता है अभी म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये सभी छोटे छोटे एक्सप्रेशन आप लोगों ने याद रख लेने हैं। और प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों को ज्वाइन करके आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स वहाँ पर दी जाती हैं, तो वो भी आप लोग फिर आगे बाद में सोल्व हो सकती हैं अगर आपने ये सभी टॉपिक्स पहले हो गए तो। ठीक है, तो ये कुछ जो भी आपको इसमें से प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया होगा कि कैसी प्रॉब्लम इसमें से आ सकती है। मैं आपको टॉपिक्स पहले ठीक है ना बता दूंगा भी इस टॉपिक में से दी जा सकती है। फिर भी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन सभी की आप लोगों ने डेरिवेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन एंड द डायग्राम, ये दोनों चीज़ें अच्छे से आप लोगों ने याद रखनी है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दी टेलीस्कोप के दो पार्ट होते हैं, भी केसेस बनते हैं। एक होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट के जब फाइनल इमेज फॉर्म हो एट इन्फिनिटी, एक होती है अभी फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में आप लोगों ने क्या क्या आंसर बनते हैं अभी मैग्निफिकेशन के, और इनकी दोनों केसेस में कैसी डायग्राम बनती है, वो दोनों चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी सारा इसमें से भी सिंपल और इजी पार्ट है। डिफ़िकल्ट पार्ट यही है कि जो आपको न्यूमेरिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगी, तो पहले आप लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट करना है, फिर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल पार्ट की ओर जाना है। ठीक है, फिर आती है अभी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसमें ओनली ठीक है ना थ्योरी होती है, डायग्राम होती है, इसको अच्छे से याद ज़रूर कर लेना। क्लियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों ने सिंपल टॉपिक्स को स्किप कर दिया हो और वही पेपर में आ जाएं और वही आपको याद ना हो, ऐसा ठीक है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आता है अभी हमारा वेव ऑप्टिक्स, इसमें से आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर ही ऑलमोस्ट आप लोगों को ये याद रखना होगा। अभी छोटा सा चैप्टर है, वेव फ्रंट क्या होते हैं, भी हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, इसको यूज़ करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ठीक है प्रूफ करना। फिर हमारी इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशंस होती हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की फॉर्मेशन को ठीक है थ्योरी में एक्सप्लेन करना, और इसमें रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी की सोल्विंग कर कर दिखाना, ठीक है फार्मूला सोल्व करना। और इसमें आपको थ्योरी में पूछ सकते हैं अभी कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होती है। फिर ऐसे ही आ जाता है अभी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन में भी सिमिलर आप लोगों ने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे बनते हैं और उनकी पोजीशंस क्या होती हैं ये भी सोल्व आउट करनी है। सेंट्रल मैक्सिमा की ठीक है ना विड्थ क्या बनती है ये भी आप लोगों ने सोल्व करनी है, बीटा जिसको हम बोलते हैं। कंडीशंस फॉर द डिफ्रैक्शन बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में आप लोगों ने कंपैरिजन को भी याद ज़रूर रख लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर जो भी आगे के आप लोगों के चैप्टर है वो तो अगर मैं एक बार आप लोगों को टॉपिक ज़रूर बताऊंगा, बट
इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं अभी वो आप लोग यही कोशिश कीजिए कि आपके कंप्लीट चैप्टर हो जाएं, क्योंकि अगले 4 चैप्टर भी काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने कंप्लीट ही लर्न ज़रूर करने हैं, वही आपको स्कोरिंग, अच्छा स्कोर आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, उन्हीं चैप्टरों के बेसिस पर होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ दी मैटर, तो इसमें से आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो भी, ठीक है ना, लाज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, फिर इसमें से छोटी छोटी टर्म्स हैं जैसे कि फोटो करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और इनके बेस्ड ग्राफ्स हैं। ग्राफ आएगा भी पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट एट डिफरेंट इंटेंसिटीज़, और दूसरा ग्राफ एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये दोनों ग्राफ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर एक आएगा भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये सभी ग्राफ आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हैं उसके साथ, ठीक है ना, कुछ ग्राफ होते हैं, उनकी स्लोप्स याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, डी ब्रोली वेव्स क्या होती हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे सोल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एंड किनेटिक एनर्जी, ठीक है, मोमेंटम वगैरह के टर्म्स में, ये सब कुछ आप लोगों ने याद रख लेना है। फिर अगला चैप्टर आता है अभी हमारा एटम्स के ऊपर। इसमें से रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बोहर्स मॉडल के सभी पोस्टुलेट याद रखना, भी उसके पोस्टुलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आगे यूज़ भी होते हैं। फिर रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट, और उसकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये चारों चीज़ें, इन सभी की आप लोगों ने डेरिवेशंस को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, और इसके बाद भी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉनर, ठीक है ना, वहाँ पर रिलीज़ करेगा जब वो किसी एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाएगा, उनकी वेवलेंथ के साथ डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ बनती हैं हाइड्रोजन एटम की, उन सभी के आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं सीरीज़ के, वो सारा काम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा। फिर अगला चैप्टर आ जाता है अभी न्यूक्लियाई वाला, जिसमें कि आप लोगों को न्यूक्लियर रेडियस के ऊपर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, न्यूक्लियर डेंसिटी है, फोर्सेस के बारे में है, मास इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है अभी। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसका, ठीक है, ग्राफ, और उस ग्राफ की क्या क्या, ठीक है ना, फीचर्स हैं, ये सब कुछ आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछा जाता है। क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर एक्शन, यानी कि उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, एंड चेन रिएक्शन क्या होती है, ये सारे भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से ज़रूर लर्न करना है। फिर हमारा भी लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी। फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है उनमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी डोपिंग करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, उनमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक है, इन सभी की एग्जांपल्स और इनकी बैंड थ्योरी के ऊपर बेस्ड जो इनकी डायग्राम्स होती हैं वो सब कुछ बनाकर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, ये भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, सोल्व कर लेना। डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है इन दी पीएन जंक्शन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी प्रोसेसेस चलती हैं, ड्रिफ्ट करंट हो गया, डिफ्यूज़न करंट हो गया, और इसमें जो बनता है पोटेंशियल बैरियर, सभी टर्म्स को आप लोगों ने सेपरेटली याद रखना है। फिर आता है अभी हमने पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइसिंग कर दी, और इनके कुछ, ठीक है, ग्राफ्स बनते हैं, वो सब कुछ याद रखना होगा। और हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, इनकी डायग्राम्स कैसे बनती हैं, वो सब कुछ आप लोगों ने लर्न ज़रूर कर लेना है। सो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो लास्ट वाले सभी चैप्टर्स हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट ही करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनमें काफ़ी, ठीक है ना, कुछ टॉपिक्स इतने खास है नहीं, तो आपको सिंपली ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, स्टार वाले टॉपिक्स को ज़रूर करना है, और न्यूमेरिकल मैंने आपको कुछ आइडिया बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो भी, अब आप लोगों ने ये, ठीक है ना, खुद देखना है, अगर आपका कोई भी चैप्टर अब तक ऐसा है जिसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं अभी तक छेड़ा, तो सबसे पहले उनको करो, क्योंकि अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते का टाइम है, तो पहले इनको करना है। फिर बाद में जो आपके न्यू चैप्टर्स होंगे उन पर जाना, तो
तो पहले सभी चैप्टर्स की आप लोगों ने थ्योरी प्लस उनकी डेरिवेशंस को कंप्लीट कर लेना है, फिर उनकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद में आप लोगों ने एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को किस तरह से करना है। तो ये थी भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स की वीडियो। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।